अरे ओ राम। अरे क्या हुआ कि उदास बैठी हो? आई मुंह लटका के कहाँ बैठी हो? अरे कारण तो बताओ। पूरे गांव का प्रभात फेरी करके आ गए हैं। इन लो। अरे इस सांझ का समय है, प्रभात फेरी सुबह में होता है। आपके जितना पढ़े लिखे बेरोजगार हम होते, उच्च शिक्षा धारण किए हुए, तब हम समझते कि प्रभात फेरी और संध्या फेरी क्या होता है। ओ है ना? हाँ, ये तो हमको समझ में आ गया। अब ये बताइए कि बात क्या है? बात यही है कि सुबह से घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है, और आप कहते हैं कि आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा और ये क्या बोलते हैं, उच्च शिक्षा हासिल किए हाँ, हैं। तो हम तो पढ़े लिखे हैं ही, ना हम घर में दाना था, ना हम खाना बनाए हैं, इसीलिए माँ के यहाँ बैठे। क्या बात कर रही हैं आप? लगता है कि कोठी के पीछे जो बोरा में अनाज रखा हुआ है आप देखी नहीं है। कब लाए थे? अरे कल शाम को लाए हैं। और क्या? तो बताए क्या है? बताए काहे नहीं? आप तो बस 12 से डिब्बा देख ली और खोल के देखी, उसमें कुछ है नहीं। हाँ, तो आप तो समझ गए कि हाँ कुछ तो है नहीं, और मुंह लटका के यहाँ बैठ गई, है ना? वही तो हम किए। तो इसका चूल्हा मतलब के पास जितना था डब्बा, हाँ। राम देखे कुछ नहीं है, समझे कि क्या करें। आप गाँव में घूमिए, हम चौराहा पे बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि आप खाना तो नहीं बनाई होंगी। नहीं, ना बनाए ना खाए। ओ, तो मतलब गुस्सा का कारण यही था। हाँ। हम उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं और बहुत संभावनाएं हैं, हम अपार इच्छा है हमको। और ये जो युवा लोग जो बेरोजगार हैं ना, उनके लिए रोजगार का अवसर कैसे होगा, इसके लिए हम चाह रहे थे कि बात करें सर से मिलकर। जानती हैं वो कौन सर हैं? कौन सर है? वो प्रधानाचार्य हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के, पटना के हैं। अच्छा, तो उन्हीं से हम मिलने जा रहे थे। क्या फायदा ऐसा पढ़ाई लिखाई का कि घर में एक मुट्ठी सामान नहीं है कि हम खाना बनाएं। तो हमको क्या पता कि तो घर में सामान नहीं है, हमको यही पता है कि घर में सामान नहीं है। सामान तो ला के हम रख दिए। हाँ। अब आप ये बोलिए कि आपको भी चलना है क्या? अगर ले चलिएगा तो चलेंगे, काहे नहीं? अरे नेकी और पूछ। अरे तो हाँ, तो ऐसा करो, तो तुम ना जल्दी से जाओ और जो सामान सरिया के आना है तुम आ जाओ। हम देख लेते हैं कि आप सच्चे लाए हैं कि नहीं। हाँ, तो तुम देख के आओ। तो आप एक काम कीजिए, हाँ। आप बढ़िए, ठीक है। और हमको आना कहाँ है? अरे वो मास्टर साहब का बगीचा है ना, हाँ, हाँ। वहीं पर आना है। और कहाँ? ठीक है, देरी मत करना, क्योंकि सर को हम वहाँ बैठा के रखेंगे। और देरी करोगे तो सर गुस्सा आ जाएंगे, चल जाएंगे। नहीं, ठीक है, नहीं, चलो ठीक है। सर, हमारी श्रीमती जी आने वाली हैं और उनको भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी जानकारी थोड़ा चाहिए था इस विषय पर। तो अब पता नहीं इतना देर काहे कर रही हैं वो। आ तो गए, आइए बैठिए। प्रणाम। हाँ, तो हम सर के बारे में ही बात कर रहे थे, जो बोले सर कि सर आए हुए हैं और प्रधानाचार्य हैं पटना, ये पटना से हैं, कॉमर्स कॉलेज। हाँ, कॉमर्स कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस पटना से। हाँ, तो सर से हम लोग बात करेंगे। सर, ये जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो युवा बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं सर, इस पर हम लोगों को जानकारी चाहिए। देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो संभावनाएं हैं, बहुत है। इन संभावनाओं को मैं कैटेगराइज करता हूँ 7 भाग में। जैसे स्ट्रीम वाइज साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज। +2 मतलब 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही नौकरी का अवसर या कहिए द्वार खुल जाता है, रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। रोजगार का अवसर खुलता है। जैसे इंटरमीडिएट करने के बाद साइंस स्ट्रीम से, जैसा कि मैंने पहले बताया, साइंस स्ट्रीम से बच्चे जा सकते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में,
और भी क्षेत्र है जहाँ वो जा सकते हैं, सामान्य कोर्स भी चुन सकते हैं। ये साइंस की बात हुई। आर्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी सामान्यतया ऑनर्स के बाद ही प्राप्त होता है। साइंस बच्चे इसलिए ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि वहाँ +2 करने के बाद ही मेडिकल और इंजीनियरिंग का क्षेत्र खुल जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के पश्चात, जैसे मेडिकल के लिए बच्चे देते हैं, नीट एग्ज़ाम देते हैं जो NTA आयोजित करता है। फिर इंजीनियरिंग में जाने के लिए उसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है और उससे पास करने के बाद बच्चों का एडमिशन IIT में हो सकता है या फिर NIT में हो सकता है। और इसमें जिन बच्चों का नामांकन होता है वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहते, क्योंकि वो क्रीम बच्चे होते हैं। वैसे ही मेडिकल क्षेत्र में बच्चे जाते हैं, वो इंटरमीडिएट पास करके जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड होता है वो उस तरफ जाते हैं, तो इनको मेडिकल क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन हासिल होता है और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये साइंस में इंटरमीडिएट की बात हुई। फिर साइंस में जब ग्रेजुएशन बच्चे करते हैं तो ग्रेजुएशन के पश्चात तो सारा दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे वो केंद्र सरकार की नौकरी में जा सकते हैं, राज्य सरकार की नौकरी में जा सकते हैं। जनरल सरकारी नौकरी में जाने के लिए बहुत सारा विभाग है, उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है। टेस्ट जैसे बिहार लोक सेवा आयोग राज्य में, फिर SSC राज्य में होता है। फिर आपको केंद्र में भी अगर कोई डिग्री प्राप्त कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो UPSC करता है। UPSC से प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। तो मैं साइंस के बारे में बताया, आर्ट्स के बारे में बताया, कॉमर्स के बारे में बताता हूँ कि कॉमर्स आज के समय में रोजगार परक स्ट्रीम है। कॉमर्स में बच्चे नामांकन लेते हैं और काफ़ी आकर्षण है। आकर्षण इसलिए है कि कॉमर्स पढ़ाई करने के बाद बच्चे एक टेक्निकल एजुकेशन खास करके अकाउंटेंसी का हासिल कर लेते हैं और अकाउंटेंसी का जब हासिल करते हैं तो उनको नौकरी का मौका ज़्यादा मिलता है। जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसको चार्टर अकाउंटेंट बनने में वो मदद करता है, चार्टर अकाउंटेंट बन जाता है। ICWA करता है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बनता है। या आज के समय में कंपनी सेक्रेटरीज का भी ज़रूरत होता है। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर इसके लिए अनिवार्य है। तो कॉमर्स का बच्चा स्पेशलाइज्ड हो जाता है इसके चलते। हालांकि चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। साइंस स्ट्रीम के बच्चे और आर्ट स्ट्रीम के बच्चे भी टेस्ट दे करके जाते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ मिलता है इससे, इसलिए कि अकाउंटिंग की जानकारी, अकाउंट्स की जानकारी और उससे संबंधित विषयों की जानकारी उनको इंटरमीडिएट से ही प्राप्त होते रहता है। प्राइवेट सेक्टर में इसका ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको चार्टर अकाउंटेंट रखने की आवश्यकता होती है उनका हिसाब किताब देखने के लिए। साथ ही ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। जितना भी प्राइवेट गवर्नमेंट का सेक्टर है, अंडरटेकिंग्स है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज कहते हैं, वहाँ भी इनका जॉब अपॉर्चुनिटी है जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। और प्राइवेट में ये प्रैक्टिस करके इनके द्वारा लेखा सर्टिफाई किया जाता है और जिस खाता पर इनका दस्तखत और मुहर लग जाता है तो उसको पूरा देश मानता है, विश्व मानता है, वो सर्टिफाइड अकाउंट्स होता है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ऑडिटर भी कहलाते हैं। इनका किया हुआ ऑडिट वर्क भी सर्टिफाइड होता है। तो ये हो गया आपका कॉमर्स का। फिर मैं बताता हूँ साइंस, आर्ट, कॉमर्स के आगे एडुकेशन है। तो एडुकेशन
जैसे आप जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड पढ़ाई होती है, उसमें बीएड वगैरह का एग्ज़ाम पास करके, टेस्ट पास करके और एडमिशन होता है, तो उससे बच्चे शिक्षक बनते हैं। चाहे साइंस का बच्चा हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ शिक्षक बनने का जो प्रक्रिया है, जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, वो शिक्षक बनते हैं। और शिक्षकों की संख्या चूँकि ज़्यादा होती है, इसीलिए बच्चों का जॉब और अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र में ज़्यादा है। इसके आगे है लॉ है। लॉ के बारे में मैं बता दूं कि लॉ एक ऐसा पेशा है कि अगर कोई एडमिशन लेता है, हालांकि इसका एडमिशन भी आजकल थोड़ा टफ हो गया है, बढ़िया संस्थान में जाने के लिए क्लैट एग्ज़ाम देना पड़ता है और कंबाइंड लॉ टेस्ट होता है, कॉमन टेस्ट होता है, उसमें बच्चे जाते हैं और टेस्ट के बाद वो बढ़िया बढ़िया जो लॉ का संस्थान है उसमें उनका एडमिशन होता है। वो एलएलबी पूरा करने के बाद खुद बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉयर बनते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और फिर जुडिशियरी सर्विस में गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एपीओ की बहाली होती है, जुडिशियल सर्विस में जजेज की बहाली होती है, इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के रूप में पहले अपॉइंटमेंट होता है, फिर प्रमोशन होता है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, इनका ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिर है आपको मैनेजमेंट आपको परिचित है। मैनेजमेंट बहुत ही पॉपुलर विषय है और मैनेजमेंट करके बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाते हैं। डिफरेंट कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनीज है, वहाँ भी मैनेजमेंट करने के बाद बच्चे जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनका कैरियर परफॉर्मेंस कैसा रहा है और सिलेक्शन होता है, कैंपस सिलेक्शन होता है, उसके बाद उनका अच्छा पैकेज मिलता है और उसके आधार पर उनकी नौकरी मिलती है। तो मैनेजमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं लोग, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहाली होती है। सरकार के स्तर पर जो मैनेजर होते हैं कई जगह, तो अपॉइंटमेंट होता है। अंत में मैं बताता हूँ, इसमें जो मैं कैटेगराइज किया था उसमें वोकेशनल कोर्सेज, तो वोकेशनल कोर्सेज में भी बहुत सारा है, जैसे बीसीए है, एमसीए है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इस तरह का जो कोर्स है, लाइब्रेरी साइंस है, इसमें बीटेक, इसमें जो है बीलिस होता है, एमलिस होता है। तो ये सब जितना भी कोर्सेज है सब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी वाला कोर्स है और इसमें बच्चे पास करते हैं। पास करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत एग्जाम परीक्षा देते हैं और उनका चयन होता है और ये जाते हैं। तो ये सातों क्षेत्र को मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। और इसके बाद एक और जो आपका कहना था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो उच्च शिक्षा जैसे मास्टर डिग्री करने के बाद एक जॉब बचता है, वह है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी। अब इतना कुछ तो आप सुन लिए, हाँ। काफ़ी कुछ समझ भी गए होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बात हमको समझ में नहीं आया। कौन सा बात? ये कि मास्टर डिग्री करने के बाद सर जो प्रोफेसर तक पहुंचने का रास्ता बताया, हाँ। तो फिर ये तरीका हम समझ ही नहीं पाए कि कोई भी विद्यार्थी अगर मास्टर डिग्री किया है तो प्रोफेसर बनने के लिए करे तो करे क्या, पहले क्या करे? हाँ सर, ये सर इनका ये मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मास्टर डिग्री करने के पश्चात चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, जो भी स्ट्रीम है, सब फैकल्टी में जा सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम क्राइटेरिया है कि मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक हासिल किया हो। 55% अंक हासिल करना, पहले तो शुरुआती दौर में डायरेक्ट हो जाता था जॉब, 52% में भी होता था,
लेकिन अब जो यूजीसी का क्राइटेरिया हो गया है धीरे धीरे बदला है और 55% अंक चाहे किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में अगर है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक कम से कम निर्धारित अंक है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। उनको अब यूजीसी के नए प्रावधान के अनुसार या तो नेट करना है, जीआरएफ करना है या फिर पीएचडी करना अनिवार्य हो गया है। तो इतना करने के पश्चात ही कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। मैं पहले चर्चा किया नेट का, फिर किया जीआरएफ का, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, लेकिन एक यूजीसी ने नियम बना रखा है कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर से हर यूनिवर्सिटी को चांस दिया है कि आप प्री पीएचडी टेस्ट ले सकते हैं। और प्री पीएचडी टेस्ट पहले तो पीएचडी लोग बगैर टेस्ट का ही पास कर जाते थे, रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब एक मानक तय किया गया है उसके इक्विवेलेंट कि एक टेस्ट होगा विश्वविद्यालय स्तर पर जिसे प्री पीएचडी टेस्ट कहते हैं। और प्री पीएचडी टेस्ट हर विषय में हो सकता है, जिस विषय में आप हैं पास किए हैं मास्टर डिग्री उसका टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के पश्चात अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो 200 नंबर का होता है। एक होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 अंक और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है रिसर्च का, कि आप अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तभी आप उसमें पास करेंगे। दोनों मिलाकर के रिजल्ट होता है, दोनों मिलाने के बाद रिजल्ट घोषित होगा। पास कर गए तो फिर विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट में आपको इसके लिए एक 6 महीना का कोर्स वर्क होता है हर विषय का, उसमें पास करना है। पास करने के बाद तब आपको गाइड चुनने का अवसर मिलता है, जो आपका पीएचडी कराने के लिए जो प्रोफेसर होते हैं उनको रिसर्च गाइड कहा जाता है। तो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के गाइडेंस में पीएचडी होता है। तो जितना वैकेंसी होगा उसी के अनुसार डिपार्टमेंटल काउंसिल, रिसर्च काउंसिल होता है, वो आवंटित करता है। ये प्रक्रिया करने के बाद तब आपको जब भी वैकेंसी निकलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पहले बिहार लोक सेवा आयोग से इसका हो रहा था, अभी हाल तक हुआ है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बन जाने के बाद अभी बहाली का प्रक्रिया चल भी रहा है। तो वहाँ आप समय के अनुसार एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा और तब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। फिर अंतिम में सिलेक्शन हो जाने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पा सकते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा जानकारी दिए सर। हम चाहते हैं सर कि आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेकर के नहीं करें, बल्कि जो विषय भी है जो आप लिए हैं, पढ़ रहे हैं, आपका ईमानदार प्रयास होना चाहिए। उसमें आप अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा निकलेगा और जो आप चाहते हैं वो गोल आप प्राप्त करते हैं, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करना होगा, ईमानदार प्रयास करना होगा। तो क्या खूब कहा सर ने कि कठिन मेहनत होनी चाहिए और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। जो युवा पीढ़ी है उच्च शिक्षा के माध्यम से वो रोज़गार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। हमारे सर हैं प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपको बहुत कुछ समझ में आया भी होगा, आप बहुत कुछ सुने समझे भी होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में अगर किसी भी तरह का जिज्ञासा हो या आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आपको अपना पता लिखवा देते हैं। आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। पहले तो आप हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com।
सर आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, इतने अच्छे से समझाया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आने के लिए, बच्चों को, दर्शकों को बताने के लिए हायर एजुकेशन में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, तो विदा लेने से पहले हम आपको अपना पता तो बता ही दिए हैं और एक लोकगीत आपको सुनाते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे जान, अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। जान सीखली नारे कहू रहनवा रे जान। सीखली नारे कहू रहनवा रे जान। चरनावा मान कहनवा रे जान। पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान। जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान। जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान। सगुनवा रे जान। दीनवा सुदिनवा नाही माने बई मना
सगुनवा रे जान जान पिया हमरे बाटे हो बहुनवा रे जान जान पिया हमरे बाटे हो बहुनवा रे जान। ओ लाली लाली डोलिया रे लेके लाली लाली डोलिया रे लेके ऐले मोर सजनावा मांगे गवनवा रे जान जान करबई में कौन बहनवा रे जान जान करबई में कौन बहनवा रे जान।